नमस्कार। बिहार में जितनी चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव की नहीं हुई थी, उससे कहीं ज्यादा चर्चा बांकीपुर में उपचुनाव की हो रही है। वजह आप समझ गए हैं। चूंकि प्रशांत किशोर ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया, नामांकन हो गया। तो जब नामांकन हो गया तो अब बिहार में जो पहले से स्थापित राजनीतिक शक्तियां हैं, उनको चिंता सताने लगी है। और पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को बदला। अभिषेक बंटी को हटाया गया, नीरज को उनके जगह पे रखा गया। जो सियासी समझ रखने वाले, जो जिसे हम कहते हैं सियासी पंडित, उसी समय से लोग समझने लगे कि कहने लगे और कि अब तो ये जो बांकीपुर है, कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव महसूस कर रही है। और इसलिए बीजेपी ने पहले तो अपना कैंडिडेट बदला। और अगर बीजेपी दबाव महसूस करे तो क्यों महसूस करे? इसलिए कि पीके ने अभी पीछे पीके ने जो जितना माहौल बनाया था, और लगता है कि जनसुराज अपनी पूरी शक्ति बांकीपुर में लगा देगी। तो एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को फंसा दिया है। तो बीजेपी फंसी है, सम्राट चौधरी फंसे हैं, तेजस्वी यादव फंसे हैं। कौन फंसा है बांकीपुर में? बांकीपुर के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, संतोष पाठक और शशि शेखर आजकल बिहार के ही विषयों पर ज्यादा लिखते हैं, बोलते हैं। और संतोष पाठक स्वतंत्र पत्रकार, और ये संघ, आरजेडी, स्वराज आजकल सब पर अध्ययन कर रहे हैं। तो स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आपने महाभारत की बात कही, बता देता हूं आपको। नामांकन करने के लिए जब जा रहे थे ना, तो जन स्वराज के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। तो इन दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में जो जबरदस्त भिड़ंत हुई नामांकन के दौरान, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बांकीपुर का चुनाव सिर्फ चुनाव या उपचुनाव नहीं है। और वैसे भी प्रभाकर जी, बिहार की राजनीति में उपचुनावों की अपनी एक अलग महिमा रही है। बिहार की राजनीति में उपचुनाव दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाले रहे हैं। उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन निश्चित तौर पर आपने कहा बीजेपी के लिए चिंता पैदा कर दी है। दरअसल प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी, हमें तीन अलग अलग इकाइयों में रखना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता पैदा कर दी है, या प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए चिंता पैदा कर दी है, या प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए चिंता पैदा कर दी है। और चौथा बड़ा सवाल तेजस्वी यादव के लिए कायदे से ये सबसे बड़ी चिंता का सबब होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद तेजस्वी यादव को अब मतलब ही नहीं है। वो 2030 में निकलेंगे और कहेंगे फिर से मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, सरकार जिताओ। बाकी 4 साल अब वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। कायदे से ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय उनके लिए होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा दिल दिखा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक बड़ा मौका जो है वो गवा दिया। प्रशांत किशोर के पास एक बड़ा मौका है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब मैं कह रहा हूं कि क्या बीजेपी को फंसा दिया है, तो याद रखिएगा कि कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना को कैसे जन्म दिया था और उन्हीं बाला साहब ठाकरे ने कैसे कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया था। ये भाजपा एक नई तरह की भाजपा जरूर है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि मोदी और शाह के बाद भी इतने ही कट्टर नेता बीजेपी में आएंगे, जो इतने ही कट्टर तरीके से विरोधी नेताओं का राजनीतिक रूप से सफाया करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा कमजोर नेता आएगा बीजेपी में और उसके बाद पता लगा कि यही लोग हावी होते चले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कई सारे तथ्य हैं जो एक एक करके हम दर्शकों के सामने रखेंगे। प्रभाकर जी, आपने जो बात कही, उस बात में संकेत है कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि प्रशांत किशोर जीते। क्योंकि बीजेपी चाहती है प्रभाकर जी कि जो भी बचे खुचे यादव हैं, जो आरजेडी के साथ है, वो बचे खुचे यादव भी किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाए। और जब मैं यादव की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बिहार की राजनीति में कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे बड़े जबरदस्त यादव नेता हुआ करते थे। अगर मैं नाम सही से रिकॉल कर रहा हूं तो राम लखन यादव बहुत जबरदस्त नेता होते थे। कांग्रेस की राजनीति कुछ ऐसी थी, और आखिरी समय में जब विदाई की बेला आई थी तो राजीव गांधी जैसे ताश के पत्तों की तरह बिहार के मुख्यमंत्री को फेंट रहे थे, इसे लाओ, उसे लाओ, इसे हटाओ, उसे लाओ। तो वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वो यादवों के बड़े नेता थे। जैसे ही लालू यादव मुख्यमंत्री बने, वो तमाम यादव वोट बैंक जो है वो लालू यादव की तरफ शिफ्ट हो गया। बीजेपी एक विकल्प देना चाहती थी। नित्यानंद राय अमित शाह के डिप्टी हैं,
और ये कहा जा रहा था कि उनके नाम के आगे वो यादव हालांकि लिखते नहीं है, लेकिन बिहार के लोग जानते हैं। तो जो भी बीजेपी को लगता है कि, मैं फिर वही कह रहा हूं, इससे एक बड़ा सवाल उठ जाएगा। बीजेपी को लगता है कि खांटी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो भी 2, 4, 5% यादव और हैं उनको भी अपनी तरफ ले लिया जाए, क्योंकि यादव का आरजेडी के फोल्डर से निकलने का मतलब है मुसलमानों का साथ छोड़कर चले जाना, क्योंकि मुसलमान उसी को वोट देंगे जो बीजेपी को चुनाव हराने की हैसियत में होगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का एक बड़ा वर्ग, या शायद आप आला नेता भी कह सकते हैं, वो ये चाहते होंगे कि प्रशांत किशोर चुनाव जीते, विधानसभा में पहुंचे, और उसके बाद पटना के अखबारों में, देश के टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बिहार में विपक्ष की एक ही आवाज नजर आएगी आपको, और वो प्रशांत किशोर की नजर आएगी। अगर वो विधानसभा पहुंच जाते हैं तो तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब नजर आएंगे। हाँ, वोट बैंक उनके पास होगा, लेकिन वो जगेंगे फिर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले। तो कई लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जीते, लेकिन कई बार होता क्या है ना, कि आप दाव फेंकते हो, पता लगता है आने वाले वर्षों में वो दाव आप पर भी भारी पड़ जाता है। तो बड़ी दिलचस्प मोड़ पर बिहार की राजनीति पहुंच गई है। शशि, माहौल बनाए हैं संतोष पाठक, आप मुझे बताएं क्या संभावनाएं देख पा रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले बात की थी तो आपके पास बहुत किंतु परंतु था प्रशांत किशोर को लेकर। आज जब प्रशांत किशोर का नामांकन हो गया, आप क्या देख पा रहे हैं, प्रशांत किशोर की जीत की क्या संभावना देख पा रहे हैं? और दूसरी बात कि अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो बिहार की सियासत में क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? तो देखिए, जीत की संभावना को लेकर तो हम लोगों ने बात की थी पहले, और संतोष भाई ने भी ये बात कही है कि आखिर बीजेपी क्यों चाहेगी कि प्रशांत किशोर जीते। उसके पीछे एक वजह है कि बिहार में एक नया विपक्ष क्रिएट किया जाए, और जो एक ट्रेडिशनल विपक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव बने हुए हैं उनको किनारे किया जाए। और इस तरह की राजनीति होती रही है, उदाहरण दिया, कई सारे उदाहरण दिए हैं संतोष भाई ने। उसमें अकाली का भी एक बड़ा नाम है, अकाली दल का पंजाब में। बाद में उसी अकाली दल ने कांग्रेस को किनारे कर दिया, और कुछ हद तक केजरीवाल के लिए भी ये बात कही जाती रही है कि वो कैसे बैक हुए थे संघ के द्वारा, लेकिन कभी कभी होता क्या, बाउंस बैक हो जाता है। तो अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो इससे दो चीजें तो निश्चित होंगी। एक तो ये कि अपोजिशन के स्पेस पे वो अकेले काबिज हो जाएंगे, मतलब वो अकेली सीट इतनी भारी पड़ेगी अपोजिशन के लिए, जो अभी का अपोजिशन है उसके लिए, कि वो एक तरह से अप्रासंगिक, इररेलीवेंट हो जाएगा। और दूसरा, अगर बीजेपी ये सोचकर उनको जितवाती है या ये कोशिश करती है, उसकी ऐसी मंशा है कि प्रशांत किशोर जीत जाए, क्योंकि देखिए ऐसा प्रशांत किशोर के जीतने में भी बीजेपी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं का मतलब एक उनका ईगो सेटिस्फाइड होगा, उनको एक लेवल पर सैडिस्टिक प्लेजर मिलेगा, क्योंकि नितिन नवीन को जो मिल गया है इतनी कम उम्र में, वो हाल फिलहाल में देखा नहीं गया था इस तरह से। और इस चीज से, और खास करके जो ये बंटी को टिकट मिला और उसके बाद जो बवाल हुआ, तो इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये विवाद भी निकालने में अंदरूनी लोगों का ही हाथ है। तो ये भी है चीजें कि क्या नितिन नवीन जी को इस पारी के बाद, इस 2 साल के, मतलब जो ये बीजेपी के अध्यक्ष वो है, इसके बाद उनका पत्ता फिर से साफ कर दिया जाए, फिर से इस तरह से न हो। और अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो एक परंपरागत सीट 30-35 सालों से लगभग एक परिवार, पिछले 4 चुनावों से खुद नितिन नवीन और उससे पहले उनके पिताजी यहाँ पे काबिज थे, और ये बेसिकली एक पारिवारिक सीट बन गया था। बीजेपी का भी था, लेकिन एक सिन्हा परिवार का भी एक सीट था। और इसके पीछे मैं मानता हूँ कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, और बड़ा इमेज, क्लीन इमेज भी रहा है इन लोगों का। और ग्रासरूट पर जो एक संपर्क होता है, उस तरह से कार्यकर्ताओं को साथ रखना, तो बड़ा मेहनत इन लोगों ने किया था इस परिवार ने। तो क्या मेरा मतलब, देखिए, किंतु परंतु आपने कहा कि पिछली बार किंतु परंतु नहीं था, मेरा एक आकलन था, अंदेशा था, और कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी चाहेगी कि अपोजिशन के स्पेस में प्रशांत किशोर को लाया जाए। अब इसकी देखिए, एक समय था, नेहरू जी
कहा जाता है कि कांग्रेस और नेहरू जी के समय में अच्छे आप भी चले गए नेहरू जी तक। क्यों जाना नेहरू जी तक? जो जाता है उसे जाने दो। हम नहीं, नितिन इसलिए नवीन की जाना बात है। कर रहे हैं, हम पटना की बात कर रहे हैं, मैं हम बता रहा बांकीपुर हूँ की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि अभी जो नेहरू बिना संतोष काम भाई नहीं ने ये बात चलेगा। कही, हम बिल्कुल, नेहरू के बिना देश का काम नहीं चलने वाला, किसी का भी काम नहीं चलने वाला है। और मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि उस वक्त विपक्ष को लाया जाता था, तो ये कहा जाता है, आज के राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि वो बड़े डेमोक्रेटिक थे कांग्रेस वाले, और उनको बड़ा अच्छा वॉइस चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए लोहिया जी को उपचुनाव में जितवा कर ले आते थे फूलपुर से, बाकी लोगों को भी ले आते थे। लेकिन मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में कई बार पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी कुछ लोगों को जितवा दिया जाता है कि आप अब ये आइए। मैं रोकूंगा। संतोष पाठक, आपने भी जो बात कही और शशि शेखर, दोनों की बात से एक बात आ रही है कि प्रशांत किशोर, बीजेपी चाहेगी कि प्रशांत किशोर जीते, ऐसा लग रहा है आपके दोनों की बात में। ऐसी ऐसी मुझे खुशबू आ रही है, जो भी कह सकते हैं, ऐसे संकेत आ रहे हैं। नहीं प्रभाकर जी, मैं फिर कह रहा हूं कि इसको 3 आइडेंटिटी में रखिए। बीजेपी के आला नेता चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जीते, लेकिन क्या सम्राट चौधरी चाहेंगे प्रशांत किशोर जीते? और तीसरा सवाल, क्या नितिन नवीन चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जीते? बिल्कुल क्योंकि नहीं। वो सीट है जो कुल मिलाकर 9 बार, प्रभाकर जी 9 बार, बीच में उपचुनाव हुए, ये सब मिला के 9 बार या तो उनके पिता जीते या नितिन नवीन जीते। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी दिक्कत होती है प्रभाकर भाई, ये बिहार और यूपी के राजनेताओं के साथ दिक्कत होती है। जैसे ही आपका फलक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, आपके इर्द गिर्द के जो चमचे होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने लग जाते हैं। सम्राट चौधरी मूलतः भाजपाई नहीं है जो विजय सिन्हा की तरह चुपचाप बैठ जाए। मुख्यमंत्री की कुर्सी सम्राट चौधरी ने छीनी है। भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में 2 ही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी है। एक असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, चिट्ठी लिख दी, अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तो ठीक है, मैं सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर सेवा करने के लिए तैयार हूं। योगी अमित को शाह क्यों को, बोल रहे हैं? योगी जी नहीं, को योगी क्यों जी ने बोल रहे चिट्ठी नहीं लिखी, हैं? योगी जी ने चिट्ठी नहीं लिखी, उनका मैं बता देता हूं नहीं आगे। लिखी, लेकिन गोरखपुर तो बैठ ही गए थे, नहीं नहीं, हवाई वो जहाज में दूसरा था, रवाना था वहां से। वो मैं बताता हूं आपको। तो हेमंता ने चिट्ठी लिखी, अमित शाह को लगा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा, तो उन्होंने हेमंता को बना दिया। सम्राट चौधरी आए इसी शर्त पे, और उसके बाद बिहार की राजनीति में लगभग लगभग सारे पद अमित शाह ने उनको दिए। प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया, विधानसभा में नेता विपक्ष का पद दिया, एक बार उप मुख्यमंत्री बनाया वित्त मंत्रालय के पोर्टफोलियो के साथ, दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाया गृह मंत्रालय के पोर्टफोलियो के साथ। तो ये 3 अलग अलग ध्रुव है। और बीच में एक बात और याद रखिए, बिहार की राजनीति में ईगो बहुत होता है। अब ईगो को समझिए कि नरेंद्र मोदी पीठ थपथपाए नितिन नवीन की तो अच्छा है, नरेंद्र मोदी हाथ पकड़ के आगे ले जाते हुए नजर आए तो अच्छा है, और वहीं पटना से लोकसभा सांसद जो न जाने कितने मंत्रालयों के मंत्री रह चुके हैं, रविशंकर प्रसाद गाल छूले तो वो बुरा है, डांट दोगे आप। रविशंकर प्रसाद सर पे हाथ रख दे तो डांट दोगे आप। रविशंकर प्रसाद नितिन जी, नितिन भी नहीं कहा, नितिन जी कहकर कहे तो आप ऑफिशियली उनको डांटो और बाकायदा मीडिया में खबर फैला दो कि सबके लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि नाम नहीं लेना है, अध्यक्ष जी का नाम बोलना है। तो आप समझ लीजिए कि वो सारा ठीकरा कहीं ना कहीं नितिन नवीन के पास जाएगा। एक बात और समझिए, बिहार की राजनीति की एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं हिमाचल प्रदेश को लेकर कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, पहाड़ के मेरे साथी उसको अन्यथा ना ले, बहुत भोले भाले और बहुत सीधे साधे होते हैं। जेपी नड्डा नितिन नवीन जेपी नड्डा नहीं है, और न नितिन नवीन जेपी नड्डा बनेंगे। या तो वो विदा हो जाएंगे या बहुतों को विदा करके जाएंगे। तो ये उनको एक ट्रेलर दिखा दिया गया है कि थोड़ा सा हैसियत में रहिए, थोड़ा सा औकात में रहिए। प्रधानमंत्री ने आपको अपना बॉस बता दिया, इसका मतलब थोड़ी कि आप बॉस है। जिस दिन आपको लगेगा कि आप बॉस है तो जगदीप धनखड़ की तरह विदा हो सकते हैं आप। अब यहीं पर एक बात जो आपने कहा, 3 पहलू बता रहे थे, उसमें एक बात आपने कही कि बीजेपी के बड़े नेता चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जीते, प्रशांत किशोर विधानसभा में जाएं। वो बड़े नेता अपने पार्टी के अध्यक्ष की कीमत पर चाहेंगे कि प्रशांत किशोर विधानसभा में जाएं। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। शशि, ये तो बहुत साधारण सी बात है, राजनीति की बहुत साधारण, मतलब वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। मैं याद दिलाऊंगा, बहुत अच्छे से संतोष भाई को याद होगा, नितिन गडकरी जी को याद कीजिए जब वो अध्यक्ष थे बीजेपी के, और ये खूब कहा जा रहा है कि उन्हीं के लोगों ने कागज निकलवाया और केजरीवाल जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया और कांग्रेस से सीबीआई
कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई का छापा पड़ना जब शुरू हुआ तो मुझे वो सीन आज भी याद है, वो विजुअल। दोनों में अंतर मैं देख पा रहा हूं। अभी नितिन नवीन को आए हुए कितना दिन हुआ? जुमे जुमे 8 दिन। अभी ऐसा क्या हो गया कि जिस पार्टी के बड़े नेता उनने तय किया कि नितिन नवीन पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, अभी ढंग से अभी अध्यक्ष उन्होंने ठीक से कहिए कि अध्यक्ष की अनुभूति में नहीं हो पाई। ये एक नहीं, इसको प्रभाकर जी ऐसे समझिए, मैं थोड़ा सा शशि भाई, प्रभाकर जी ऐसे समझिए कि 2017 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन के चले गए। उनकी सीट थी गोरखपुर की सीट पैतृक सीट थी, मतलब उनके गुरु पैतृक सीट थी वो, एक तरह से पैतृक नहीं, मठ की सीट कह सकते हैं, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा वाला मामला था। उसी गोरखपुर से बार बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे। उनको लगा मेरे उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, हम उपेंद्र दत्त शुक्ल को उम्मीदवार बनाएंगे। उपेंद्र दत्त शुक्ल को उम्मीदवार बनाया गया और जो सीट योगी लगातार जीत रहे थे, उस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। क्या योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा पे नहीं लगा था? बाद में हमने जैसे मिल्कीपुर और बाकी उपचुनाव देखे कि किस तरह से यूपी पुलिस और रिवॉल्वर और बाकी सारी चीजें निकल के सामने आ रही थी। योगी आदित्यनाथ अगर भिड़ जाते तो शायद वो गोरखपुर का उपचुनाव ना हारते, लेकिन उनको लगा अच्छा दिल्ली वाले उम्मीदवार देंगे, जिता लो, आ जाओ जिता लो। शायद चीजें उसी तरफ घूम रही और कह रहे कि क्यों वो चाहेंगे। देखिए, पिछला लोकसभा चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश का, उसको भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब इसी में बीजेपी को अल्पमत की सरकार तो ये बात जो पटना में बैठे हुए, मोतिहारी में बैठे हुए शशि शेखर और दिल्ली में बैठे हुए संतोष पाठक जैसे पत्रकार समझ रहे हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नया नवेला अध्यक्ष वो नहीं समझ रहा है कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है या क्या मनसा है उसकी पार्टी के बड़े नेताओं की। खूब समझ रहे हैं, लेकिन वो करेंगे तो वही बात है, मोदी जी के शब्दों में कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले। अब जब वो अध्यक्ष बना दिए गए हैं तो उनके लिए सम्मानजनक तो यही है कि वो 2 साल आराम से पूरा करें, और ये लगभग भाई लोगों ने पटना से तय कर दिया है अब इसी चुनाव में। और अगर कहीं ना कहीं रिजल्ट मनमाफिक नहीं होता है, प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, मान लीजिए, पहला धक्का तो उनको लग गया कि उनके अपने उम्मीदवार जो उनके कार्यकर्ता थे, जिसकी फोटो उन्होंने फेसबुक पे लगाया और कहा कि ये मेरे एकदम बिल्कुल घरेलू मतलब टाइप का आदमी है, उसको हटाना पड़ा। अच्छा हाँ, एक मिनट रुक जाओ। नहीं, एक बात यहीं पर आते हैं। जो ये बातें हो रही हैं कि हटाना पड़ा, अभिषेक बंटी को वापस लेना पड़ा उनकी उम्मीदवारी के लिए, ये बातें जो कही जा रही हैं, क्या वो प्रशांत पीके फैक्टर था या कुछ और था? अभिषेक बंटी को क्यों हटाया गया? चर्चा बहुत सुनी मैंने, अखबारों में मैंने पढ़ी, लेकिन आप बताएं, आप लोग बताएं कि अभिषेक बंटी को क्यों हटाया गया? नहीं, पहले मैं एक बात जोड़ देता हूं। नितिन नवीन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुके हैं। मैं सीधे तौर पे कहूं कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा कुछ भी हो, नितिन नवीन के मत्थे कुछ नहीं मढ़ा जाएगा। और क्यों नहीं मढ़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार जब केंद्र में अपनी सरकार है, राज्य में भी अपनी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसकी अपनी पैतृक सीट पर उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसकी अपनी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया, जिसके रिलीज में उसका नाम है कि उनकी सहमति से उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड ने तय किया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भवन में जाकर बैठ गया। इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को भवन में जाकर नहीं बैठा था। अपने उम्मीदवार को घोषित होने के साथ तुरंत बधाई दे दी, और जो उम्मीदवार बदला गया, 22 घंटे, लगभग 22 घंटे तक नितिन नवीन ने बधाई नहीं दी। तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि जेपी नड्डा की तरह शरीफ नहीं है या जेपी नड्डा की तरह डरपोक नहीं है। सीधे तौर पर मैं कह दूं, नितिन नवीन ने 22 घंटे तक बधाई ना देके मोदी और शाह को बता दिया कि मैं नाराज हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस सीट की, आप आइए और जितवाइए। चाहे मुख्यमंत्री जितवाए, चाहे रविशंकर प्रसाद जितवाए, चाहे प्रशांत किशोर से जो रात के अंधेरे में फोन पे बात करते हैं प्राइवेट नंबर से, वो आके जितवाए। उनकी जिम्मेदारी है चुनाव जितवाने की, अब मेरी जिम्मेदारी रही है। तो नितिन नवीन ने अपना पल्ला एक तरह से झाड़ लिया है। ये पूरा चुनाव मोदी, शाह और सम्राट चौधरी की साख का सवाल है। और एक बात और, आपने कहा क्यों हराएंगे, बिहार की राजनीति में देखिए, महाराष्ट्र में तीसरा पक्ष एक तरह से साफ कर दिया उन्होंने, मोटे तौर पे 2 ही पक्ष रह गए। इसके लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी का जितना कल्याण करना था कर दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में जब तक मायावती स्ट्रांग थी, 3
ध्रुवीय चुनाव होता था, मायावती को एक तरह से साफ कर दिया। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो पहला चुनाव लड़ा था 9.5% के आसपास वोट बैंक था, अब बहुजन समाज पार्टी उसे 9.5% के आसपास आकर टिक गई। बिहार में वो क्यों नहीं बना पा रहे थे अपना मुख्यमंत्री? बिहार में इसलिए नहीं बना पा रहे थे कि 15 से 16% वोट बैंक लेकर नीतीश कुमार अड़े हुए थे। जब नीतीश कुमार की मर्जी हो जाए इधर चले जाए, जब नीतीश कुमार की मर्जी हो जाए उधर चले जाए, और अभी भी नीतीश कुमार परमानेंटली इनके साथ है या नहीं और कब तक रहेंगे ये पता नहीं। जिस दिन घेरेबंदी टूटेगी तो उस 15% वोट बैंक के समीकरण को इनको तोड़ना था। नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद वो 15% वोट बैंक और ज्यादा नीतीश के साथ जुड़ गया है, भले ही उनके उत्तराधिकारी निशांत कुमार काबिल हो या ना हो। उस 15% वोट बैंक को कौन तोड़ सकता है? अगर वो टूट के आरजेडी के साथ चला जाए तो दिक्कत होगी, हालांकि वो 15% आरजेडी के साथ नहीं जाएगा, वो उनका सताया हुआ है, जिनको बार बार जंगल राज की याद दिलाई जाती है, हर महीने याद दिलाई जाती है। तो उस 15% वोट बैंक में प्रशांत किशोर का काम इतना है कि कम से कम वो 7-8-9% वोट बैंक को छटक ले, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार पाला बदलने की कोशिश भी करते हैं तो भी वोटों का बंटवारा ऐसे हो कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। लोकसभा में थोड़ा सा एज में रहते हैं, लेकिन विधानसभा में वो नीतीश का जो 15% वोट बैंक है उसको तोड़ने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर की है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बाला साहब ठाकरे का एग्जाम्पल सामने है, अकाली दल का इन्होंने एग्जाम्पल सामने दिया। वो 15% वोट बैंक लेकर कब 22 या 25% पर प्रशांत किशोर पहुंच जाएंगे, हालांकि उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। प्रभाकर जी, मैं आपको सीधे बताऊं, उपचुनाव का थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा। 1994 का वैशाली का लोकसभा उपचुनाव, लवली आनंद मोहन की पत्नी निर्दलीय जीती और उन्होंने लालू यादव को पटकनी दे दी, लालू यादव के उम्मीदवार को हरा दिया। जबरदस्त चुनाव था। 94 में लालू यादव की हार के बाद लगा कि नहीं, अब तो लालू यादव हार जाएगी। अब लालू यादव धुरंधर राजनेता, नीतीश कुमार अपनी पार्टी बनाते हैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ और लड़ जाते हैं, वो मुझे 310 या समथिंग सीटों पे लड़ते हैं। अब वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं और उनको लगता है कि अब लालू यादव साफ है। 310 में से सीटें कितनी आती है? 7। और जहां शशि भाई बिहार में बैठे हुए हैं ना, इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर नीतीश कुमार जाते हैं और लगभग 1 महीने तक अज्ञातवास में रहते हैं। वो राजनीति छोड़ने का मन हो जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के छोड़ने का मन हो जाता है, लेकिन वही नीतीश कुमार 1.5-2 महीने बाद फिर से राजनीति में एक्टिव होते हैं और उसके बाद 2005 के दूसरे अक्टूबर में हुआ जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर वो बिहार का इतिहास बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर के उपचुनाव जीतने के साथ ही वो बड़े नेता हो जाएंगे, हाँ आवाज उनकी बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर 15% नीतीश कुमार के वोट बैंक को हासिल करने के लिए उनको एक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और नीतीश की तरह, हालांकि नीतीश से गुर सीखे हैं, वो एक अन्य मार्ग पर रहे हुए हैं। नीतीश जब पहली बार राजनीति में आए थे तो क्या गुंडा, क्या बदमाश, क्या अपराधी, क्या ब्लैकमेलर, किसी चीज से नीतीश को कोई मतलब नहीं था। जो मिलता चला गया वो लेते चले गए। प्रशांत किशोर भी अभी चॉइस की हालत में नहीं है, जो मिलता चला गया उनको लेते चले गए। लेकिन जब नीतीश अपने ऑरा में आए तब उनको लगा कि आनंद सिंह के अलावा कोई काम का नहीं है, तो धीरे धीरे सबको निपटाते भी चले गए। तो अभी वो किसी चॉइस की हालत में नहीं है, अभी प्राइम जीतना है, चाहे वो बीजेपी की मदद ले या किसी और की मदद ले। जब वो चॉइस करने की हालत में आएंगे तो फिर ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो संजय गांधी की तरह टीम बनाए जो आज तक कांग्रेस के साथ मोटे तौर पर जुड़ी हुई है, या राजीव गांधी की तरह, अमिताभ बच्चन, अरुण सिंह, अरुण नेहरू की तरह कमजोर स्टेमिना वाले लोगों को चुने जो तुरंत राजीव गांधी को धोखा देकर भाग जाए। ये प्रशांत किशोर का दूसरा स्टेज आएगा। फिलहाल तो जो भी उनको फोन कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है वो सबका सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो ऐसी सीट पर लड़ रहे हैं जहां से बीजेपी को हराना मुश्किल है। अगर बीजेपी के नेता साथ दे रहे हैं तो प्रशांत किशोर को लेने में दिक्कत क्या है पर्दे के पीछे से? तो एक बात तो तय हो गई कि हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने ये मान लिया कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जय हो रही है, विजय हो रही है। लेकिन एक बात ऐसा नहीं, प्रभाकर जी आप ये मत कहिए कि उनकी जय होनी है। न मैं ये कह रहा हूँ ना संतोष भाई ये कह रहे हैं। बातें तो आ रही हैं आप लोगों की दोनों। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना है। नहीं, अभी हम अगले 3 मिनट तक हम इसी पर चर्चा करेंगे कि शशि शेखर को क्या लग रहा है। नहीं, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो चर्चा नहीं, गोल नहीं, का एक्सटेंशन है ये जो आज हम लोग बात कर रहे हैं ना, गोल नहीं। अरे भाई, हमारी जो चर्चा सुनेगा उसको इसमें रुचि होगी। पहली रुचि की प्रशांत किशोर के लिए कितनी संभावनाएं हैं, शशि शेखर क्या देख रहे हैं, कितनी संभावनाएं। बंटी प्रकरण के बाद नो डाउट जो अब मुख्य मुकाबला जो है वो भाजपा और जनसुराज के बीच हो गया है, और एक बहुत प्राइम कैंडिडेट के तौर पे प्रशांत किशोर आ गए हैं, मुख्य कैंडिडेट के तौर पे।
और जो बंटी प्रकरण हुआ उसमें लगा कि बीजेपी बैकफुट पे चली गई है। और इस पूरी लड़ाई को, इस पूरे जो जितनी चर्चा हम लोगों ने की उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि प्रशांत किशोर अभी से नहीं, मुझे लगता है 1 महीना पहले जब मैं उनसे बात कर रहा था उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि अगर वहां बीजेपी हारती है तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को हम हराएंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मतलब उनकी सीट बीजेपी हारती है तो हम ये मानकर चलेंगे कि पूरी की पूरी भाजपा वहां हार गई। अभी उन्होंने कहा कि ये चुनाव, बांकीपुर का चुनाव जो है ये जनमत संग्रह है भाजपा की सरकार के खिलाफ। शशि शेखर, हम एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आपके पास, आप निबंध मत लिखिए, मुझे बताइए कि प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से जीतेंगे, उसकी कितनी संभावना है? 50%, 50-50 की संभावना अब है इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं। और अभिषेक बंटी के वापस, उनकी उम्मीदवारी वापस होने के पहले कितना था? नहीं देखिए, ये तो माना जा रहा था ना कि कौन उम्मीदवार होगा यहाँ पे, ये सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी से कौन उम्मीदवार होता है। अच्छा, प्लेइंग सेफ, संतोष पाठक। प्रभाकर जी, मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर के जीतने की संभावना 55% और बीजेपी के उम्मीदवार के जीतने की संभावना 45% है। प्रशांत किशोर को एज है, लेकिन फिर में चुनावी राजनीति जो है वो हाँ या ना में नहीं कहा जाता। कई बार बड़े दिग्गज नेता भी जिताना किसी और को चाहते हैं, जीत कोई और जाता है। मैं सिंपल एक एग्जांपल दूंगा, बड़ा दिलचस्प एग्जांपल है ये। 2009 का लोकसभा चुनाव, एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी, दर्शकों से कहूंगा ध्यान से सुने, 2009 का लोकसभा चुनाव, एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी, और वो लड़ रहे थे गुजरात से अपनी परंपरागत सीट, और बड़े दिग्गज नेता वहां पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, सॉरी मुख्यमंत्री थे, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। तो गुजरात उनका हमेशा से वो रहा है, और खुद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार लड़ रहा हो तो वीआईपी सीट हो जाती है। उससे कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के 11 अशोका रोड वाले मुख्यालय पे करोड़ों रुपए कैश आते हैं, उसमें से एक या दो बोरियां गायब हो जाती है। बड़ा मोटा कैश होता है, वो थाने तक मामला पहुंचता है, फिर कैसे उसको टाला जाता है, वो सब चीजें टाली जाती हैं। उस 2009 के लोकसभा चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी पीएम तो छोड़ दीजिए, कल्याण सिंह ने तो खुल के कहा था कि अटल जी पीएम तो तब बनेंगे जब एमपी बनेंगे। गुजरात में किसी ने खुल के नहीं कहा, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी अपना चुनाव हार रहे थे, बहुत बुरी तरह से हार रहे थे। हालत ये हो गई थी कि लालकृष्ण आडवाणी के पास कहीं भागने की जगह नहीं बची थी। 1991 में नई दिल्ली से पर्चा भरा, कांग्रेस ने तुरंत राजेश खन्ना से पर्चा भरवा दिया। तुरंत उन्होंने एक छोटे हेलीकॉप्टर का जुगाड़ किया और भागे भागे गुजरात पहुंचे और वहां से पर्चा भरा। नई दिल्ली से मुश्किल 2000 समथिंग से जीते। राजेश खन्ना ने पानी तो पिला ही दिया था, लेकिन नई दिल्ली से इस्तीफा दिया, गुजरात वाली सीट रखी। तो फिर उन्होंने अमित शाह से मदद मांगी। ये बड़ा दिलचस्प तथ्य बताता हूँ। अब अमित शाह से मदद, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। अमित शाह से मदद मांगी और अमित शाह को कहा कि इस सीट से अगर मैं हार गया तो ये तुम्हारे लिए भी राजनीतिक रूप से खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। अमित शाह नरेंद्र मोदी के करीबी तो थे, प्रगाढ़ तो थे, लेकिन हर आदमी को डर लगता है। तो उसके बाद अमित शाह इसलिए डर गए क्योंकि उसी लोकसभा में उनकी अपनी विधानसभा, उसके बाद एक खुली जीप का इंतजाम किया गया। आडवाणी और उनकी पत्नी पीछे बैठे खड़े रहे, अमित शाह लेके घूम गए अपनी पूरी विधानसभा में, और सिर्फ इकलौती अमित शाह की विधानसभा में बढ़त मिली, जिसके कारण लालकृष्ण आडवाणी सांसद बन पाए। प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन पीएम इन वेटिंग रह गए। और बाद में कई बार कहा जाता है कि आडवाणी जी का यह मानना था कि अगर फंड की क्राइसिस ना होती, अब सोचिए जिस बीजेपी के पास गुजरात जैसी सरकार हो, अगर उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ये कहे, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जो गृह मंत्री रहा हो, जिसके साथ बड़े बड़े रणनीतिकार रहे हो, वो कहे कि फंड की क्राइसिस ना होती तो शायद हम ये लोकसभा चुनाव ना हारते। तो कोई तो था जो हराना चाहता था, और उनके चाहने के बावजूद भी वो चुनाव जीत गए। हालांकि आधी मंशा पूरी हो गई, किसी की आधी मंशा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए गोटियां सेट होती है, लेकिन वो गोटियां जनता भी तो घुमा सकती है। अंतिम मालिक तो जनता जनार्दन ही होती है। हो सकता है, मैं 55% प्रशांत किशोर के जीतने की संभावना बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पे आ जाए, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर एज में है और उनके जीतने की संभावना मैं आज की तारीख में मान के चल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से ज्यादा संभावना है। अच्छा, इस चर्चा में हमने आरजेडी को एकदम अंडरमाइन किया है, ऐसा क्यों? आरजेडी हमारी चर्चा में, बांकीपुर में हमारी चर्चा में क्यों नहीं? शशि, आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं
एक महिला कैंडिडेट है, और पिछले बार भी वो जो मार्जिन रहता है जीत का वो डबल से भी ज्यादा रहा है नितिन नवीन के। तो उस सीट पे बहुत पहले एक बार आरजेडी जीती थी, लेकिन लगातार ऐसे भी जो डेटा संतोष भाई ने बताया, और हमेशा डबल मार्जिन से नितिन नवीन जीतते रहे हैं। 63% 64% तक वोट उनको मिला है, और आरजेडी का वो कोई सीट रहा नहीं कभी। और बेसिकली वो सीट कांग्रेस 2 बार वहां से पिछले कुछ चुनावों में लड़ी थी। एक बार शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे थे, एक बार और कोई कैंडिडेट थे। एक बार तो 16% वोट आया था आरजेडी को, विनोद श्रीवास्तव वहां से कैंडिडेट थे। तो मुझे लगता है अच्छा, जातिगत जो समीकरण है, जो एमवाई मान के चलते हैं कि बेस वोट है आरजेडी का, वो भी कुल मिलाकर के 14-15% से, दोनों मिलाकर के 14-15% से ज्यादा हो नहीं पाता है। तो इस वजह से हम लोग क्या कोई भी मतलब ये मान के चलेगा कि आरजेडी तीसरे नंबर पे ही है, दूसरे नंबर पे भी नहीं है। और जन सुराज प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को अपनी उम्मीदवारी के साथ काफी उसको हाईलाइटेड कर दिया है, काफी प्रीमियम सीट बना दिया है। अब देखिए क्या होता है, इस वजह से आरजेडी मुझे लगता है कि कहीं नहीं। आखिर में, चर्चा के आखिर में एक सवाल की राजनीति संभावनाओं का खेल है। आप लोगों ने, किसी ने कहा 50%, किसी ने कहा 55%। इसका मतलब कि 50% या 45% प्रशांत किशोर के हारने की संभावना भी है, हार भी सकते हैं। प्रशांत किशोर अगर उपचुनाव में बांकीपुर से हारते हैं तो प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, उस पर क्या असर होगा? हमने जीतते हैं उसके असर की बात कर ली, अगर हारते हैं तो क्या असर होगा? संतोष पाठक। देखिए, निश्चित तौर पर अगर जीतते हैं तो ये उनके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, उनके लिए एक बड़ा मौका होगा। हारते हैं तो मौके खत्म नहीं हो जाएंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बिहार थोड़ा सा आराम से एक्सेप्ट करता है, मतलब इतनी तेजी से जैसे आम आदमी पार्टी आई और दिल्ली ने तुरंत उनको स्वीकार कर लिया, जैसे पंजाब में बहुजन समाज पार्टी गई और पहले ही चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बंपर सीटें उनके पास आ गई। बिहार और उत्तर प्रदेश थोड़ा सा धीरे धीरे स्वीकार करता है। तो अगर, जैसा उन्होंने कहा कि वो 5 साल और लड़ने को तैयार है, अगर वो 2030 तक बच जाते हैं और उसी तरह से एक्टिव रहते हैं, तो शायद राजनीति में उनकी संभावना होगी, हारने के बाद भी बनी रहेगी। और वो इसलिए बनी रहेगी क्योंकि आपने कहा राष्ट्रीय जनता दल का जिक्र क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने मैदान खाली छोड़ दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही है कि हम सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या बिहार में हो, हम सरकारों के नकारापन, निकम्मेपन, गलत नीतियां, इन तमाम चीजों की बात तो करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उससे लड़ने के लिए विपक्ष मौजूद है? सड़क पर कहीं नजर नहीं आता। अब लोग कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चलाता, बाकी चीजें नहीं चलाता। मेन स्ट्रीम मीडिया को आपको कैच करना पड़ेगा। देखिए, विजुअल जहां होगा वहां मेन स्ट्रीम मीडिया भी होगा, भले ही वो 10 सेकंड ही चला है। क्या आप विजुअलाइज कर पाते हैं? क्या आप स्मृति ईरानी की तरह चूड़ियां फोड़ सकते हैं? क्या आप स्मृति ईरानी की तरह आप सिलेंडर लेकर सर पे लेकर जा सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह वो बवाल वाला जो प्रदर्शन जब युवा मोर्चा में अनुराग ठाकुर हुआ करते थे, वो 7 RCR पे करते थे, क्या आप कर सकते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जैसा प्रदर्शन आप कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी जैसा प्रदर्शन आप कर सकते हैं? अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सिर्फ एसी के कमरों में बैठकर, जैसे अखिलेश यादव पोस्ट करते, ट्वीट कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी बाकायदा कभी कभी रैलियों में आ जाते हैं, मंच पर आ जाते हैं, बाकी पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। पार्टी में अनुशासन नहीं, पार्टी में एक लाइन नहीं। इसी तरह की हालत बिहार में हो गई है। और एक बेसिक फर्क समझिए बिहार और यूपी में, और यही बेसिक फर्क शिक्षा में समझ लीजिएगा। मैं कभी सोच नहीं सकता था, मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं ही जिम्मेदार हूं इसके लिए, कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि बिहार जिस राज्य में अपने माता पिता अपने बच्चों को हजारों किलोमीटर दूर भेज देते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, उस राज्य में एक ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जिसकी शिक्षा पर कई तरह के क्वेश्चन मार्क लगे। लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव भी थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक फर्क है। लालू यादव अपने परिवार में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, बल्कि 75-80 लोगों का जो पूरा परिवार था उसमें लगभग सारे बच्चे पढ़े हुए। लालू यादव अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पाए। विरासत, जब वो सक्रिय थे, आज तो तबीयत उनकी खराब है, जब वो पावरफुल थे तब वो विरासत तय कर चुके थे कि विरासत इसी को मिलेगी, तेजस्वी यादव को। लेकिन उस विरासत पे ना तो उनकी बहनें सहमत हो पाई है और ना उनके जीजा सहमत हो पाए। मुलायम सिंह यादव में क्या हुआ, मुझे बड़ा दिलचस्प वाकया याद है, छोटा सा समय लूंगा, कि जब ये हुआ कि मुलायम सिंह यादव काउंटर करेंगे चुनाव आयोग में अखिलेश यादव के खिलाफ, तो उसमें रामगोपाल यादव ने एक बड़ा सा वो चिट्ठी नहीं, शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ी सी चिट्ठी तैयार की और पहुंच गए मुलायम सिंह यादव का सिग्नेचर कराने।
अब मुलायम सिंह यादव उस तबीयत खराब की स्थिति में भी जानते थे कि चुनाव आयोग में लेटर जाने का मतलब है समाजवादी पार्टी का नाम फ्रीज होना और समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाना। तुरंत उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम चुनाव आयोग में कुछ नहीं करेंगे, परिवार में बैठ के समझौता करेंगे। भाई को भी सहलाते रहे, लेकिन संदेशा दे दिया कि उत्तराधिकारी तो सिर्फ एक ही है, अखिलेश यादव। लालू यादव इस तरह से कर नहीं पाए, तो अपनी संकटों में, अपनी मुसीबतों में घिरे हुए हैं तेजस्वी यादव। और फिर एक बात और भी होती है, नेताओं को पीए जो रखना चाहिए वो अपने राज्य का ही रखना चाहिए। अगर बाहर वाले राज्य का आप ले आते हैं तो उसमें एक बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि पीए का अपना एक इतिहास है, बात यही है। नहीं, हालांकि पीए का अपना एक इतिहास है, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके यशवंत सिन्हा और तमाम लोग। जी, संजय यादव से पीए नहीं है, वो रणनीतिकार भी है तेजस्वी यादव। नहीं तो मैं वैसे में कह रहा था। शशि, बस आपसे 1 मिनट में मुझे बताइए, आप प्रशांत किशोर अगर हारते हैं इस चुनाव को, तो आप क्या देख पा रहे हैं? प्रशांत किशोर पर क्या असर होगा, उनके जनसुराज पर क्या असर होगा? जितना असर होना था वो इस चुनाव में, बीते चुनाव में हो चुका है। 1.5% वोट आया, बाकी सारी चीजें हो गई। बावजूद इसके अगर वो आदमी खड़ा है, बिहार के लिए बने रहना चाहता है, लड़ना चाहता है, डटे रहना चाहता है, तो ये बड़ी बात है। जैसा कि संतोष भाई ने कहा, अगर वो 5 साल और देते हैं बिहार में, तो लोग इस चीज को स्वीकारेंगे और वो अपना मैसेज, वो कंटिन्यू अपना मैसेज और अपने एजेंडा और अपने लाइन पे टिके हुए हैं। सम्राट चौधरी पर वो लगातार ऑफेंसिव है, उनके एजुकेशन को लेकर या उनके बाकी चीजों को लेकर के। और वो कह रहे हैं कि भाई लोगों ने आपको वोट नहीं किया था, आपको एज अ सीएम नहीं चुना था। इस चीज को भी लेकर के अगर वो हारने के बाद भी डटे रहेंगे और इस चीज को लेकर के जनता के बीच जाते रहेंगे, तो मुझे लगता है लोगों में एक समय आता है जब पब्लिक को भी बहुत लोगों से, मतलब कोई कितना भी पावरफुल हो, उससे थोड़ा थोड़ा विश्वास उठने लगता है। और जैसा संतोष भाई ने बड़ी अच्छी बात की, बिहार में थोड़ा लेट स्वीकारते हैं। नीतीश कुमार भी बड़ी लंबी लड़ाई के बाद जो है समता पार्टी के बाद जदयू, और जदयू के बाद फिर वो जब आए तो 20 साल टिके रह गए। तो मुझे लगता है कि इनके लिए अगर वो डटे रहेंगे तो बिहार उनको बहुत कुछ देगा। बाकी देखिए फिलहाल क्या देता है बाकी तो। ये चर्चा ऐसी है जिस पर हम घंटों बात कर सकते हैं, चाहे वो आरजेडी का मसला हो, जनसुराज का मसला हो, बिहार की सियासत का मसला हो। और अब आजकल तो बांकीपुर में ही इतनी चर्चा हो रही है, इसलिए कि अभी तो एक चर्चा का एक सिरा तो बाकी रह गया, जिस पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूं कि अभिषेक बंटी की उम्मीदवारी वापस क्यों हुई। अपने आप में एक अध्याय है, हम इस पर नहीं जाएंगे। हम चर्चा ये करना चाहते थे कि प्रशांत किशोर के लिए चुनाव के मायने क्या हैं। एक लाइन बता देता हूं। उनकी उम्मीदवारी इसलिए वापस हुई क्योंकि जोश में आकर वो होश खो जाते थे। 4-5 लोग बैठे हुए हैं, आप कुछ भी बोलते रहोगे। दिक्कत क्या होती है कि उसमें से किसी ने कुछ कर लिया और उसको बड़े आराम से धीरे से पहुंचा दिया गया। जिसके पास वो पहुंचाया गया उस आदमी का दिल्ली दरबार से बड़ा अच्छा कनेक्शन है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। इशारों में बात मत करो, बोलना तो खुल के बोलो। वो वीडियो जिसके पास पहुंचा उसका दिल्ली दरबार से बड़ा अच्छा कनेक्शन है, और वो वीडियो आके चला गया। बस उसमें मत पूछिए, दर्शक बाकी समझ जाएंगे हमारे। हो सकता है कि चुनाव से, मतदान से पहले वो वीडियो बाहर आ जाए, तो क्योंकि पटना में ही एक नेता के पास है, तो हो सकता है कि मतदान से पहले वो वीडियो आ जाए। सामान्य जन के बीच में मैसेज यही था कि अभिषेक बंटी प्रशांत किशोर के सामने खड़े हुए थे। उनकी शिक्षा का स्तर, वो मैट्रिक पास थे, शायद एक वजह ये भी। दूसरा ये कि उनके पिताजी का चारा घोटाले से संबंध था, और प्रशांत किशोर मैट्रिक पास नहीं, मैं बताता हूं आपको। मैट्रिक पास अगर ये अपराध होता तो फिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ना होते। दूसरी बात, चारा घोटाले की बात है तो जगन्नाथ मिश्रा के बेटे इनकी सरकार में मंत्री ना होते। और तीसरी बात कि उन्होंने बताया नहीं या छुपाया नहीं। अरे चारा घोटाले का केस ही मुझे लगता है शायद रविशंकर प्रसाद ने शुरू किया था, कोर्ट में गए थे पीआईएल लेके। तो फिर किसी को पता ना हो, ये हो नहीं सकता। ना, 1 मिनट। इनमें जितनी बातें आपने गिनाई उसमें प्रशांत किशोर कहीं नहीं थे। यहां पर प्रशांत किशोर बांकीपुर से लड़ रहे हैं, और प्रशांत किशोर को आपके सामने जिस कैंडिडेट को आप खड़ा कर रहे हैं, अगर वो 10वीं पास है और प्रशांत किशोर हमेशा शिक्षा पर ही हमला करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण मामला बन जाता है। दूसरी बात ये कि चारा घोटाला, भ्रष्टाचार के मसले पर एक आदमी जो कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा मुखर हो, उसके सामने आप
कोई ऐसा आदमी जो टेंटेड आदमी हो या जिसका पृष्ठभूमि, जिसके पिता और उस परिवार वालों का अगर टेंटेड पृष्ठभूमि हो, तो वो जाते तो उसके पास प्रशांत किशोर तो यही कहते ना कि देखो भाई हमारे सामने कौन किसे खड़ा किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर तो रहा होगा संतोष पाठक, ये मेरी समझ कहती है। बाकी तो अभी की चर्चा में मुझे लगता है कि इतना काफी है, इसलिए मैंने जैसा कहा कि हम चर्चा करेंगे। तो मैं कंक्लूड कर दूं, हाँ। एक जो इशारा कर रहे हैं संतोष भाई, मुझे नहीं जानकारी है इसकी, लेकिन मैं उनका इशारा समझ रहा हूँ। कुछ वीडियो की बात कर रहे हैं, वो कैसा वीडियो है क्या है मुझे नहीं मालूम, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इनका इशारा उसी तरफ है तो, और वो जो ये कह रहे हैं कि मतदान से पहले आ जाएगा, तो मैं ये बताऊं कि बीते चुनाव में एकाध नेता के वीडियो मतदान से पहले आ गए थे और वो बकायदा चुनाव जीत गए। और अब मुझे एक बात और कहनी है कि मैं 2 स्वतंत्र पत्रकारों से बात कर रहा हूं जिन पर किसी भी संस्थान में काम नहीं कर रहे हैं, कोई बाध्यता नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है। उसके बावजूद भी ये दोनों पत्रकार हमसे इशारों में बात करते हैं। एक नेता के पास एक वीडियो, उस वीडियो में ऐसा, उस वीडियो में इतना डर क्यों भाई? डर से निकलिए बाहर। अगली बार चर्चा करेंगे तो खुल के बात करेंगे, बिंदास बात करेंगे, कोई इशारों में बात नहीं करेंगे। जो भी बात होगी खुल के बात होगी। और स्वतंत्र होने का मतलब होता है कि जुबान स्वतंत्र होनी चाहिए, बिना भय के हम बात करेंगे। अपने को क्या होना है और क्या पाना है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो हमें तो मुझे लगता है कि हम तीनों एक डाल पे बैठे। स्वतंत्रता का स्केल देखिए, स्केल कितने स्वतंत्र, हम तीनों एक डाल पे बैठे, वो कितने स्वतंत्र, हम तीनों एक डाल पर बैठे। भाई ने तो इशारे में भी बताया कि आज की तारीख में कोई इशारों में भी बताने लायक है क्या? हाँ, लेकिन मैं संतोष पाठक से मैं कहूंगा कि संतोष पाठक, हम अगली बार बात करेंगे तो खुल के बात करेंगे, कोई नहीं। उसमें प्रभाकर जी क्या है कि जब आप प्राइमरी सोर्स से बात करते हैं, तो जब आप खुल के बात करेंगे तो प्राइमरी सोर्स भी एक्सपोज होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपने कह दिया, वो मार्केट में आएगा तो चीजें अपने आप आ जाएगी। अगर कोई ऐसी बात हुई जहां 5 या 6 लोग हैं, आप रख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात हुई जहां सिर्फ 2 या 3 लोग हैं, तो फिर रखने में, क्योंकि आपको रिपोर्टर का भी एक धर्म होता है कि आपको हमेशा उस तरह की बातें करनी चाहिए कि आपका सोर्स जो है वो रिवील ना हो सके। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई मैं ठहरा कोर्ट रिपोर्टर, हमने ब्लैक एंड व्हाइट पे रिपोर्टिंग की, जो देखा कोई सोर्स नहीं, जो देखा रिपोर्ट किया, जो लिख करके मिला वो रिपोर्ट किया, जो फैसले में आया रिपोर्ट किया। हाँ, मैं जानता हूँ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट, कि अगर किसी नेता ने कोई बात कही आपसे, प्राइमरी सोर्स के तौर पर उसने बात कही और आप सार्वजनिक करते हैं, आगे से आपसे बात करना बंद कर देगा। तो आप इस बात को हम समझ रहे हैं। तो इस चर्चा में बस इतना ही। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, अनकोट को इतना समय देने के लिए। और हम आगे फिर इसी तरह इस मसले पर फिर चर्चा करेंगे, आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। अपने दर्शकों के लिए मैं एक संदेश कि अगर ये हमारी बातचीत आप लोगों को पसंद आई होगी तो इस पर आप अपनी राय जरूर दें। भद्र भाषा में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात लगेगी, असहमति होगी उसका भी स्वागत है। शब्दों का चयन अच्छे से करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं पढ़ते हैं ना, उससे हमारे संस्कार झलकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ भूल जाइए, इसलिए कि सारी चीजें जो दिखती हैं उसकी नकल नहीं होनी चाहिए। तो आप लिखें, अपनी राय दें, कमेंट करें और अनकोट को यूं ही प्यार देते रहें। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।